एक बार में एक बात खत्म हो जाए, आप उसको पॉज करके पीछे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी बात को कि सबसे पहले हम पूरी लिस्ट पे चर्चा करेंगे, तब फिर हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि भविष्य में अब हमें क्या करना है, मतलब बीएड लीगल टीम की रणनीति क्या है उस पर चर्चा करेंगे। अन्य टीमों का, अन्य लोगों का जो अपना अलग अलग सिनेरियो है उससे हमें मतलब नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि विवादित लिस्ट कैसे बनी थी। जहाँ तक कि मैंने पाया है, विवादित लिस्ट इसी 67,867 की लिस्ट के भीतर से बनी है। पहले इन्होंने जो 67,867 की लिस्ट बनाई थी, उसी लिस्ट में जो 34,500 तक की अनरिजर्व कैंडिडेट एक तरह से शासन ने दिखाया, मैं उस पर मैं उनकी मंशा पे नहीं और ना ही मैं उनके ऊपर अपनी बातें थोपता हूँ। शासन ने बताया कि 34,500 तक के लोग जो थे वो अनारक्षित थे, उसके नीचे आरक्षित वर्ग शुरू हुआ था। तो इन्होंने क्या किया है, उसी लिस्ट के भीतर से 31,000 लोगों को, ऊपर से 15,000 अनारक्षित, उसके बाद पूरा ओवरलैपिंग करके जो कैंडिडेट गया था उसको रोकते हुए सीधा आरक्षित वर्ग से कैंडिडेट उठाते हुए, फिर ओबीसी को रोकते हुए, फिर एससी से उठाते हुए, इस तरह से इन्होंने पूरी लिस्ट से लोगों को उठाया। अब इस लिस्ट से उठाने के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न बार बार उठता है, जिसका आज मैं जवाब आप लोगों को देना चाहता हूँ। और सभी थोड़ा सा हमारी बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो ध्यान दे के इस बात को सुने। सबसे ज़्यादा लिस्ट में डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आया है? सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ये आया है कि आरक्षित वर्ग की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, जिनका बहुत अच्छा गुणांक था, वो क्या हुई है, इस लिस्ट से बाहर हुई है। ज़्यादातर संख्या ये है, आप जहाँ भी देखेंगे तो आरक्षित वर्ग की महिलाएं और लड़कियां इस लिस्ट से बाहर हुई हैं जिनका गुणांक अच्छा था। वो क्यों हुआ, उसकी मैं समस्या आपको बताता हूँ। बेसिक शिक्षा नियमावली में पहले क्या होता था, 72,825 की भर्ती में आपके जो बड़े लोग होंगे या जो भी होंगे, आप उनसे पूछिएगा, तो पहले महिलाओं को 50% नियुक्ति में आरक्षण मिलता था। पूरी भर्ती, जैसे मान लीजिए 100 पदों पे भर्ती हुई तो उसमें होता था कि 50 पद महिलाओं के होंगे, 50 पद जेंट्स के होंगे। उन 50 पदों पे महिलाएं भरनी ही भरनी थी। लेकिन बेसिक शिक्षा नियमावली में 18वां एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के बाद में क्या किया गया कि वो नियुक्ति का आरक्षण जो था उसको खत्म कर दिया गया। मतलब वहां से ये किया गया कि अब आपको नियुक्ति में आरक्षण नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण का मतलब जब आप बीएड या बीटीसी करने जाएंगे वहां पर आवंटन में, जब आप जिले का आवंटन करेंगे तो जिला की प्राथमिकता में आपको 20% का आरक्षण दिया जाएगा। ये चीजें शायद बहुत कम लोगों को पता होंगी। तो उसके तहत क्या हुआ, जब आप बीएड बीटीसी करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि 20% सीटें आपके बीएड कॉलेज में लेडीजों की, या बीटीसी में 20% सीटें लेडीजों की बिल्कुल सेफ होती हैं कि वहां पर वो आएंगी ही आएंगी। और इसी तरह से जब आपकी जिला प्रायोरिटी भरी जाती है तो 20% सीटें संबंधित डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल सेफ होती हैं कि वहां पर लेडीजें वो उस जिले की प्राथमिकता में रहेंगी ही रहेंगी। भले कितना भी हायर गुणांक वहां पहुंच जाए, लेकिन वो 20% सीटें जो रहेंगी वो प्राथमिक 20% सीटें जिले की प्राथमिकता पर लड़कियों को मिलेंगी। अब क्या हुआ, इन्होंने जब लिस्ट उसी के भीतर से उठाई तो मान लीजिए कहीं पे 100 सीटें थी किसी जिले में, जनपद में 100 सीटें थी, तो 20% का मतलब वहां पे 20 सीटें क्या हुई, लेडीज को प्राथमिकता में मिली। जब 20 सीटें मिली तो जाहिर सी बात है 20 सीटें भरने के बाद लेडीज की प्राथमिकता के पहला जिला छूट जाएगा, फिर उसको क्या मिलेगा, दूसरा और तीसरा जिला उसकी प्राथमिकता में आ जाएगा। 80% सीटों पर वहां पे जेंट्स हैं प्राथमिकता में और 20% पे मात्र लेडीज है। इस वजह से क्या हुआ, लड़कियों की प्राथमिकता में वो दूसरा, तीसरा, चौथा जिला चला गया और जेंट्स की प्राथमिकता में वो पहला जिला रहा। तो क्या हुआ कि जब 20% वाला सिनेरियो इस वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब इस लिस्ट पर लगाया गया तो जो हायर मेरिट की लड़कियां थी वो बाहर हो गईं। अब आप इसको बेसिकली और एक तरह से समझिए, आप अपने जनपद में 67,867 की लिस्ट पर अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, 67,867 की लिस्ट पर अगर कोई आरक्षित वर्ग की लड़की ओबीसी है, अगर मान लीजिए वो ओबीसी कैंडिडेट अगर हायर गुणांक पे कोई लड़की है तो हो सकता है उस लड़की को उसका गृह जनपद ना मिला हो, लेकिन कोई आरक्षित वर्ग का अगर लड़का है उसी के पैरेलल में तो उसको वो जनपद अलॉट हो गया है। आप 67,867 की लिस्ट में डिस्क्रिमिनेशन देख चुके होंगे। तो ये कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये बेसिक शिक्षा नियमावली का 18वां संशोधन है, इस वजह से ये किया गया है। तो 20% का जो प्रावधान है।
तो इस वजह से अधिक गुणांक की लड़कियां जो हैं वो दूर जनपद में चली गई हैं। मतलब अधिक गुणांक का मतलब जो बहुत अच्छे गुणांक की हैं वो तो जनपद में पाई हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका वो प्रायोरिटी 20% की खत्म हो गई तो उनकी प्राथमिकता में पहला जनपद खत्म हो गया। फिर उनको दूसरा, तीसरा, चौथा जनपद अलॉट करते हुए जहां पर उनको वैकेंट सीट मिली वहां पर दे दिया गया। और वो चीज़ यहाँ पर जब फॉलो कराई गई तो वही चीज़ 20% की यहाँ पर चली, तो जाहिर सी बात है जब सीटें घट गई तो 20% का क्राइटेरिया घट गया, तो वही चीज़ यहाँ पर लागू हुई और हायर गुणांक की जो लड़कियाँ थी वो अचयनित हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा इस लिस्ट पे हायर गुणांक की लड़कियाँ ही अचयनित चल रही हैं जो लिस्ट आई हुई है। अब आते हैं मुद्दे पे कि एक चीज़ क्या हुई है। आप देखिए, जब विभाग की तरफ से शासन की तरफ से 24/9/2020 को एक जियो जनरेट किया गया। 24/9/2020 को एक जियो जनरेट किया गया। उस जियो में कहा गया कि जियो में कहा गया कि हमने एक लिस्ट तैयार की है। मतलब एक लिस्ट ऐसी तैयार की है जिस लिस्ट पे हमने पूरा आरक्षण फॉलो कर दिया है, और आरक्षण फॉलो करने के बाद हमने सभी को जिला अलॉट कर दिया है। जिला अलॉट करने के बाद अब वो लिस्ट पूरी तरह से प्रिपेयर है। जैसा कि ये कहते हैं, मैं इस पे MRC BRC का कोई मतलब अपना सिनेरियो नहीं रखता हूँ, जैसा कि विभाग कहता है मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ। तो उस लिस्ट को जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि किसी भी तरह वो लिस्ट मतलब विदाउट फॉल्ट वो सही नहीं हो पा रही थी। तो जब इन्होंने 24/9 को जो जियो जनरेट किया उस पर इन्होंने लिख दिया, भाई आप लोग फर्जी के क्वेश्चन ना करिए, बीएड लीगल टीम में से किस किस का हो गया। आगे की रणनीति, मनोज सत्यार्थी भाई आगे की रणनीति भी चर्चा करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेशन सुन लीजिए। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आप लोगों के पास फोन नहीं आते हैं। यहाँ दिन भर में 100 फोन लोग करते हैं, ये देखिए अभी भी कर रहे हैं, ये देखिए देख रहे हैं आप, अभी भी आ रहा। तो लोग 100 फोन करते हैं, वो यही प्रश्न पूछते हैं कि भाई हमारा कम था, हम बाहर हो गए, हमारा थोड़ा था, हम अंदर हो गए। तो उसका पहले मुझे जवाब दे लेने दीजिए। तो क्या कह रहे थे, हाँ 24 वाला जो जियो जनरेट हुआ है, 24 के जियो में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लिखा है कि हम 46% सीटें प्रत्येक जिले को देते हुए हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट करेंगे इसी लिस्ट के भीतर से। अब आप समझिए, जब आप अगर किसी भी जिले को, प्रत्येक जिले को मान लीजिए आप 46% सीटें बांटेंगे, तो आप अगर प्रत्येक जिले को 46% सीटें बांट के अलॉटमेंट करेंगे तो आपको एक बेंचमार्क फिक्स करना पड़ेगा। वो बेंचमार्क ऐसा होगा कि ओबीसी का या जनरल का कोई कैंडिडेट अगर 75 गुणांक का है तो वो पूरे प्रदेश में से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। उसी तरह ओबीसी का अगर कोई गुणांक 70 गुणांक का है तो वो पूरे प्रदेश से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस कंडीशन पे क्या होता, अगर इन्होंने ये बेंचमार्क फिक्स कर दिया होता तो सबके डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाते। जाहिर सी बात है भाई, पूरी एक नई लिस्ट बनाई जाती है 1,37,000 में से, 1,46,000 में से, और पूरे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाते। फिर ये पूरी लिस्ट जो इन्होंने बनाई थी ये पूरी बर्बाद हो जाती, कुछ नहीं। तो इन्होंने क्या किया है, आप लोगों ने देखा होगा, जो सर्कुलर पे ये आज भर्ती करा रहे हैं या वो चल रहा है, इनका काउंसलिंग शेड्यूल चल रहा है, उस काउंसलिंग शेड्यूल के सर्कुलर पे इन्होंने एक माइनर सी बात लिखी है कि अद्यतन संशोधित 6/10/2020 के शासन के नियम के अनुसार। तो अद्यतन संशोधित 6/10/2020 मतलब 6 अक्टूबर 2020 को इन्होंने क्या किया है, एक गोपनीय जियो जारी किया है। किसने? विभाग ने, बेसिक शिक्षा परिषद ने। और उस विभाग ने उस जियो पे क्या किया है, वो जियो आज तक गोपनीय है, उस जियो का कहीं भी पब्लिश नहीं किया गया। हमने भी विभाग से पता करने की कोशिश की, वो जियो पब्लिश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये जियो पब्लिश नहीं किया जाएगा, ये गोपनीय जियो है। ठीक, अच्छी बात, आपने गोपनीय जियो रखा है। उस जियो पे इन्होंने क्या किया है, 24 तारीख के जियो को परिवर्तित कर दिया है। और 24 तारीख के जियो को परिवर्तित करके इन्होंने क्या किया है कि 24 तारीख के जियो को परिवर्तित करके इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वो 46% की जो बात, समानुपात की जो बात कही गई थी, वो बात को इन्होंने खत्म कर दिया कि सभी जिलों को समानुपातिक रूप से सीटें देने की बात को उस जियो में इन्होंने खत्म कर दिया। अब इस बात का वेरिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा? इस बात का वेरिफिकेशन आपको मिलेगा जिस जियो पे काउंसलिंग हो रहा है। आप उस काउंसलिंग के जियो को देखिए तो उन्होंने लिखा है कि हमने सभी जियो मतलब पूरी एक लिस्ट तैयार की है, उस लिस्ट पे पूरा आरक्षण फॉलो कर दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन उस समानुपात वाली बात वहां से गायब कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि 6/10 के जियो में सिर्फ अद्यतन संशोधित करके समानुपात की बात को गायब कर दिया गया है। अगर वो बात गायब नहीं की जाती तो ये पूरी लिस्ट पे क्या होता है, एक बेंचमार्क फिक्स किया जाता पूरे प्रदेश पे। और 75 गुणांक का ओबीसी अगर चयनित है तो पूरे प्रदेश में 75 गुणांक का ओबीसी चयनित होना चाहिए। जैसे कि क्या हुआ, आपने देखा होगा जब 67,867 की लिस्ट आई थी तो एक अप्रॉक्स जो अंदाजा चल रहा था कि 67.10 जनरल चयनित है।
तो पूरे प्रदेश में आप देखिए कि 67.10 का जनरल कहीं भी आपको बाहर नहीं मिलेगा, वो किसी न किसी जिले में आपको चयनित मिलेगा। अगर ये एक बेंचमार्क फिक्स करके ये चयन सूची 46% के अप्रॉक्स में देते तो सबके जिले चेंज हो जाते। आज आपको जो जिला मिला था शायद कल वो नहीं मिलता, और जिला चेंज करने के बाद में ये पूरे की पूरी प्रक्रिया 1,46,000 में से चल जाती, जो कि पूरी तरह ये तो अवैध हो जाती। क्यों? क्योंकि 69,000 के सापेक्ष आपका जो जियो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उस पर आपका जजमेंट आना बाकी है। ठीक, ये तो हुई 6-10 की बात। अब आते हैं कि कुछ लोग, मेरी बात देखिए खत्म हो गई है, शायद लड़कियों की भी समस्याओं का निराकरण हो गया है। यही चीज लड़कों पे लागू हुई है कि जो ओवरलैप करके बंदा गया है वो क्योंकि ओवरलैप पे था, इस वजह से उसको उस प्राथमिकता का जिला नहीं मिला। इन्होंने सीधा आके कैटेगरी से लोगों को उठा लिया, इस वजह से वो बंदे बाहर होते गए। लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा इसलिए आया है क्योंकि भाई लड़कियों पे 20% वाला एक जो जनपद आवंटन का रिजर्वेशन है वो फॉलो इन्होंने कर दिया है, तो लड़कियों में सबसे ज्यादा समस्या आई है। अब बात करते हैं, हाँ, जैसे बहुत से लोग हम देखते हैं कि आते हैं कमेंट करते हैं कि मतलब ऐसा ना हो 37,339 ना की जाए, या 31,661 कर दी गई है तो 37,339 40-45 पे आ जाएगी, तो बहुत से शिक्षा मित्र फैला रहे हैं। देखिए, हम हर बार जो बात करते हैं बहुत थोड़ा सा हमें मीठी बातें करना कम पसंद है। हमें गलत बात लगेगी वो भी आपके मुंह पे कहेंगे, अच्छी होगी वो भी आपकी सुनेंगे। तो आप एक चीज की गांठ बांध के आगे रख लीजिए कि ये भर्ती 2 न्यूनतम अर्हता अंक पर कभी भी पूरी नहीं होगी। भले ही वो 60-65 आए या वो 40-45 आए, वो कुछ भी आए, लेकिन भर्ती एक ही मानक पे पूरी होगी, इस चीज को आप मान लीजिए। ठीक, अब कुछ लोग जो कहते हैं कि मान लीजिए 40-45 आ गया तो क्या ये लोग बाहर आएंगे, मान लीजिए 60-65 आ गया तो क्या ये लोग अंदर जाएंगे। एक चीज आप समझ लीजिए, आपका जो नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है संबंधित साथियों का, उनके नियुक्ति पत्र पर साफ साफ लिखा है कि आपका नियुक्ति पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। ठीक है, तो जब आपका नियुक्ति पत्र उनके अंतिम आदेश के अधीन होगा और जैसे ही आपका वहां से जजमेंट आएगा, इन केस अगर जजमेंट 60-65 आता है तो क्या होगा और 40-45 आता है तो क्या होगा, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। आएगा, बात को समझिएगा, जब 60-65 जजमेंट आएगा तो 60-65 जजमेंट के बाद आप 60-65 पे लिस्ट को एक बार बनाइए 1,46,000 में, चाहे 10 बार बनाइए, कैंडिडेट वही निकल के आएगा जो 67,867 के भीतर रहा होगा। ये बात आप मानते हैं? 67,867 के भीतर के एक कैंडिडेट को आपने प्रथम चरण में नियुक्ति दे दी, अब बचा तो दूसरा ही चरण, आप उसको कतई टाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारी भर्ती होके आ रही है, ये सिंगल बेंच से होके सर्वोच्च न्यायालय गई है, सर्वोच्च न्यायालय से सिंगल बेंच नहीं आएगी। बात को समझ लीजिए। पहले आपकी भर्ती महीने 2 महीने लेट जरूर हुई है, लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं अब ये भर्ती नहीं होगी, ये 68,500 बन गई, ये 12,460 बन गई, ये फलाने बन गई, ये धमाके बन गई, मैं सारी बातों को क्लियर करूंगा। 68,500 में क्या था सुन लीजिए। 68,500 की भर्ती में पहला एक फाइनल एग्जाम कराया गया, फाइनल एग्जाम के बाद में 41,456 लोगों की मेरिट प्रकाशित की गई, जो भी पास हुआ। अधिकारियों की बदतमीजी की वजह से 41,456 का विज्ञापन हुआ, 6,000